हेलो एवरीवन, माई सेल्फ दीपक और आप सबका वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। तो कैसे आप लोग? आई होप कि आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे। अगर नहीं सब्सक्राइब किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि अपने चैनल से आने वाला हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आई होप कि इससे पहले आप सेट 1 का वीडियो कंप्लीट वॉच कर लिए होंगे, जो काफ़ी हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। अगर नहीं वॉच किए तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर वीडियो कंप्लीट वॉच कर लीजिए। अभी जो हम देखेंगे ना, अकाउंटेंसी मॉडल पर, जैसा कि आप देख रहे हैं 2022 का जो वेरी इंपॉर्टेंट होगा मेरे लिए, सेट हम 2 देखेंगे। कौन सा देखेंगे? तो सेट 2 देखेंगे। तो चलिए हम सेट 2 देखना स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं 100 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से आपको चूज़ करके 50 क्वेश्चन ही टिक आउट करना है। कितना? कि 50 प्रश्नों का ही उत्तर देना है, ना कि ज़्यादा का। इसलिए देखिए 1 से लेकर 100 तक क्वेश्चन देखिएगा। और ओमआर शीट कैसे भरा जाता है, तो इससे पहले ओमआर शीट का वीडियो अपलोड है। अगर वो भी वीडियो नहीं देखे तो वो भी वीडियो डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा, तो उस वीडियो को भी देख लीजिए। तो चलिए हम देखना क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है किसमें? ए सूक्ष्म अर्थशास्त्र में, आई विश्लेषण, समष्टि अर्थशास्त्र में, या उपयुक्त में से कोई नहीं। जो भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट होगा उसको हम स्टार्ट कर देंगे, जो हर सेट में क्वेश्चन पूछा रहेगा। जैसा कि ये क्वेश्चन देख रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार्ट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 1। और उपभोक्ता व्यवहार का जो अध्ययन किया जाता है ना, वो किसमें किया जाता है? सेट सूक्ष्म अर्थशास्त्र में किया जाता है। क्या होगा इसका आंसर? ए होगा। चलिए क्वेश्चन में सेकंड है मेरा कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में किसका अध्ययन किया जाता है? व्यष्टि अर्थशास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? पता है तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए। व्यक्तिगत इकाई में, आर्थिक समग्र में, या राष्ट्रीय या उपयुक्त कोई नहीं। तो व्यक्तिगत इकाई में। क्या होगा इसका आंसर? ए होगा। चलिए 3 है किस अर्थव्यवस्था में कीमत तंत्र के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं? तो बताइए क्या होगा? समाजवादी, पूंजीवादी, मिश्रित में, इनमें से कोई नहीं। अगर पता है तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए किसमें क्या है, तो पूंजीवादी में। क्या होगा इसका आंसर? बी होगा। इस क्वेश्चन को भी स्टार्ट कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए उत्पादन संभावना वक्र का ढाल गिरता है बाएं से दाएं, या दाएं से बाएं, या ऊपर से नीचे। क्या होगा? ऊपर से नीचे गिरता है उत्पादन संभावना का वक्र। चलिए क्वेश्चन नंबर मेरा 5 है कि उपयोगिता की निम्न में कौन सी विशेषता है? उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक धारणा है, या उपयोगिता व्यापारिक व्यक्तिपरक होता है, उपयोगिता विचार सापेक्ष, उपयुक्त सभी। तो क्या होगा? 5 का जो आंसर होगा ना, वो डी होगा, उपयुक्त सभी, जो वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको भी स्टार्ट कर लिए। ये भी क्वेश्चन फर्स्ट सेट में पूछा और इस सेट में पूछेगा। चलिए आगे देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर मेरा 6 है उपयोगिता गणवाचक सिद्धांत है। बताइए क्या हो? उपयोगिता गणवाचक सिद्धांत जो है किसने प्रस्तुत किया है, किसका दिया हुआ है? ए मार्शल का, पिगू का, हिक्स का, या सैमुअल्सन का? तो उपयोगिता गणवाचक सिद्धांत जो है ना, मार्शल दिया हुआ। कौन दिया है उपयोगिता का सिद्धांत? क्या होगा इसका आंसर? ए होगा, मार्शल होगा। चलिए आगे देखिए कि क्वेश्चन नंबर 7 मेरा उपयोगिता सिद्धांत सीमांत उपयोगिता कैसे निकालते हैं? तो बताइए अगर पता है तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा, कि सीमांत उपयोगिता कैसे निकालते हैं। इस सीमांत उपयोगिता कैसे निकालते हैं? चलिए बताइए कि 7 का आंसर क्या होगा? सीमांत उपयोगिता कैसे निकालते हैं? तो सीमांत उपयोगिता कैसे निकालते हैं देख लीजिए, इसका आंसर होगा ए होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है मेरा कि समसीमांत उपयोगिता नियम के विचार के मूल प्रतिपादक कौन थे? मार्शल थे, या गॉसेन थे, या कौन थे? बताइए अगर पता तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए। तो इसका जो ना वो गॉसेन थे प्रतिपादक। समझिए क्या होगा इसका आंसर? बी होगा। इसको भी स्टार्ट करिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर मेरा 9 है किस प्रकार की वस्तु के मूल्य में कमी होने से मांग में वृद्धि होती है? इससे पहले सेट 1 में भी क्वेश्चन है, इसको भी स्टार्ट कर लीजिए। तो किसमें? आरामदायक वस्तुएं में। क्या होगा 9 का आंसर? आरामदायक वस्तु। चलिए मांग का नियम है गुणात्मक कथन, ये क्या होगा? तो गुणात्मक कथन है। इसका भी आंसर ए होगा। इसको भी स्टार्ट कर लीजिए कि 9 का जो आंसर होगा ना मेरा, ए होगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। कॉफ़ी के मूल्य में वृद्धि होने से चाय की मांग, बताइए स्थान पूरक होगा। इस कॉफ़ी के मूल्य में वृद्धि होने से चाय की मांग क्या होती है? बढ़ती है, घटती है, या स्थिर रहती है? बहुत ईजी क्वेश्चन। आप इसका आंसर कमेंट करके बता दीजिएगा कि क्या होगा। वैसे क्या होती है? बढ़ती है। क्या होगा इसका आंसर? ए होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर मेरा है 12 है मांग संकुचन तब होता है। देखिए मांग संकुचन तब होता है जब क्या? कीमत बढ़ती है और मांग घटती है, कीमत बढ़ती है फिर मांग घटती है। तो इसका आंसर क्या होगा? कीमत बढ़ती है और मांग घटती है। क्या होगा इसका आंसर? ए होगा। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 13 की मांग की लोच है। बताइए मांग की जो लोच है ना वो क्या है? गुणात्मक कथन है, या मात्रात्मक कथन है, या फिर क्या है? ये जो है ना मात्रात्मक कथन है। क्या होगा इसका आंसर? बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है कि मांग की लोच को मापने का सूत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? ये फॉर्मूला पूछा था, क्या है? ये होगा मांग मात्रा अनुपातिक परिवर्तन बाय कीमत में अनुपातिक परिवर्तन। इसका आंसर ए होगा। चलिए विभिन्न वस्तुओं के लिए कीमत मांग की लोच होती है ऋणात्मक, धनात्मक, या शून्य, ये क्या होती है? तो धनात्मक होती है। क्या होगा इसका आंसर? बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होने का मुख्य कारण कौन सा है? साधनों की कीमत, या कौन सी मेन कारण है? तो इसका जो मेन कारण होगा ना, एक मिनट रुकिए, ए भी दोनों होगा, यानी कि साधन का कीमत भी या साधन का अपूर्ण स्थापना दोनों होगा। क्या होगा? 16 का आंसर सी होगा। चलिए समझ गए, कोई दिक्कत? क्वेश्चन 17 है अल्पकालीन उत्पादन फलन की व्याख्या निम्नलिखित में किस नियम के द्वारा की जाती है? बताइए 17 का जो आंसर होगा ना मेरा, क्या होगा पता है? जल्दी से कमेंट कर दीजिए। मांग के नियम या परिवर्तनशील अनुपात के नियम द्वारा, या किसी? तो परिवर्तनशील अनुपात के नियम के द्वारा। क्या होगा इसका आंसर? बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है कि अल्पकालीन उत्पादन की दशा में एक विवेकशील उत्पादक किस अवस्था तक उत्पादन करना पसंद करेगा? किस अवस्था तक? प्रथम अवस्था तक या द्वितीय अवस्था? किस अवस्था तक? द्वितीय अवस्था तक पसंद करेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है उत्पादन फलन को व्यक्त करते हैं। उत्पादन फलन को जो व्यक्त करते हैं वो किस चीज़ से व्यक्त करते हैं? तो क्यू एक्स, ये देख रहे हैं ना,
बी किससे, बी से व्यक्त करिए, क्यू एक्स इक्वल टू एफ इंटू ए बी सी डी। समझ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है मेरा, मौद्रिक लागत में निम्नलिखित में किसे सम्मिलित किया जाता है। बताइए किसको सम्मिलित किया जाता है मौद्रिक लागत में, सामान्य व्यक्तिगत, तीनों जो दिख रहे हैं ना, तीनों को शामिल किया जाता है मौद्रिक लागत में। तो इसका आंसर क्या होगा, डी होगा, उपयुक्त सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। 21 है मेरा, उत्पादन बंद कर देने पर निम्नलिखित में कौन सा प्रभाव पड़ता है। स्थिर लागतें बढ़ जाती है, परिवर्तनशील लागत में कमी हो जाती है, परिवर्तनशील लागत शून्य हो जाती है। क्या है, परिवर्तनशील लागत शून्य हो जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है कि औसत परिवर्तनशील लागत है। बताइए कि क्या होगा, 22 का आंसर औसत परिवर्तनशील लागत है। तो ये जो होगा ना, इसका आंसर क्या होगा, टी वी इंटू ये भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो क्या होगा इसका, टी वी सी डिवाइडेड क्यू होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, एम आर प्रदर्शित किया जाता है, एम आर प्रदर्शित किया जाता है, क्या होगा, अगर पता है तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए, तो इसका आंसर ए होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है मेरा, किस बाजार में ए आर इक्वल टू एम आर होता है। ये फर्स्ट सेट में पूछा, इस क्वेश्चन को तो स्टार्ट ही कर लीजिए, और आगे थर्ड फोर्थ सेट में भी है। चलिए किस बाजार में ए आर इक्वल टू एम आर होता है, तो पता है तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए। वैसे क्या होगा इसका आंसर, पूर्ण प्रतियोगिता में होता है ए आर इक्वल टू एम आर। अगर नहीं सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लिए, ताकि इसलिए कि आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। पीडीएफ भी चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, आपको वहाँ से पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन 26 देखते हैं कि निम्न में से कौन सही संबंध है, कौन सा जो सही संबंध, सीमांत आगम इक्वल टू एम आर, संबंध पूछ रहा है, रिलेशन पूछ रहा है कि किसका सही रिलेशनशिप है। तो सीमांत आगम एम आर इक्वल टू ए आर बाई ए क्यू, क्या होगा इसका आंसर, ए होगा। चलिए आगे देखते हैं 27, फॉर्म के संतुलन में होता है। बताइए कि फॉर्म के संतुलन में क्या होता है, एम आर इक्वल टू एम सी। तो क्या होता है फॉर्म के संतुलन में, एम आर इक्वल टू एम सी। चलिए क्वेश्चन नंबर मेरा 28 है, प्रत्येक बाजार दशा में एक फॉर्म के संतुलन के लिए कौन सी शर्त पूरी होनी आवश्यक है। तो बताइए कौन सा शर्त पूरा होना चाहिए। देखिए एम आर इक्वल टू एम सी पूरा होना चाहिए, और एम आर सी वर्ग नीचे से काटे, तो क्या होगा इसका आंसर, डी होगा। चलिए वस्तु की पूर्ति निर्धारक घटक कौन से है, तो बताइए, पता है तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए। तो आप जो तीनों देख रहे हैं ना, वस्तु कीमत, संबंधित वस्तु कीमत, उत्पादन, तो इसका आंसर क्या होगा, डी होगा, उपयुक्त सभी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है कि पूर्ति के नियम को निम्नलिखित में कौन सा फलन प्रदर्शित करता है। बताइए, अगर पता तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए, तो ये वाला होगा, एस इक्वल टू एफ इंटू पी। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है मेरा, संकलन चित्र प्रदर्शित करता है। यहाँ चित्र देखिए, इसका आंसर क्या होगा, अगर पता है तो कमेंट कर दीजिए, नहीं तो यहाँ देख लीजिए कि इसका आंसर क्या होगा, पूर्ति का विस्तार का। क्या चीज़ का, 31 का आंसर क्या होगा, ए होगा, पूर्ति का विस्तार का। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है कि पूर्ति अपने लिए मांग स्वयं ही उत्पन्न कर लेती है, कथन किसका है। बताइए कि पूर्ति अपने मांग के लिए स्वयं ही उत्पन्न कर लेती है, यह जो कथन है किसका कथन है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है, तो जेबी से का कथन है, किसका कथन है, प्रो जेबी से का। चलिए 33 है, जब कीमत में थोड़ा सा परिवर्तन होने पर पूर्ति में ज़्यादा वृद्धि हो जाए तो पूर्ति का स्वरूप निम्नलिखित में कौन सा होगा। अगर पता है तो कमेंट कर दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा, तो क्या होगा, लोचदार होगा। चलिए क्वेश्चन में मेरा 34 है कि पूर्ति लोच की माप निम्नलिखित में किस सूत्र से ज्ञात किया जाता है। पता है तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए किस सूत्र से, इसका भी आंसर क्या होगा ना, ए होगा। चलिए 35, निम्न में कौन सा जोड़ा सही है। अब बताइए कि कौन सा जोड़ा सही है। तो अब जितना जोड़ा देख रहे हैं ना, ये सभी जोड़ा सही है। अगर जो भी क्वेश्चन आपको टफ लगे, टाइम वेस्ट होगा, जैसा कि आप सभी जानते हैं ना, ओएमआर शीट भरने के लिए आपको सिर्फ 1 घंटा टाइम मिलेगा, और जल्द से जल्द आप जितना जल्दी कोशिश कीजिए, क्योंकि सर्कल को भरने में बहुत टाइम लग जाता है, इसलिए जल्दी से जल्दी सेलेक्ट कर लीजिए 100 में से 50 क्वेश्चन, और उसको ओएमआर शीट में भरना स्टार्ट कर दीजिए। ऐसा नहीं कि जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उस पर दिमाग लगाइए, आपके लिए ऑप्शन में 100 क्वेश्चन, उसमें 50 ही करना है, इसलिए 100 तक क्वेश्चन जरूर देखिए। चलिए, यदि किसी वस्तु की कीमत में 60% वृद्धि हो, परंतु पूर्ति में केवल 5%, ऐसी वस्तु की पूर्ति होगी, अत्यधिक लोचदार बेलोचदार, या फिर पूर्णतः बेलोचदार। अगर पता है तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा, बेलोचदार होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है मेरा कि एकाधिकार बाजार किससे दर्शाता है, उत्पादन प्रक्रिया को, वितरण प्रणाली को, बाजार प्रवृत्ति को, या इनमें से कोई नहीं। तो ये दर्शाता है ना, बाजार प्रवृत्ति को दर्शाता है। 38 है, किस बाजार में स्वतंत्र परिवेश तथा बहिर्गमन हो उसका नाम है। एकाधिकारात्मक या फिर अपूर्ण प्रतियोगिता, क्या पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, क्या होगा इसका आंसर, सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर मेरा 39 है, क्या है कि किसमें क्रेता और विक्रेताओं की संख्या बड़ी होती है। बताइए, पता तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए किसमें होती है। तो केवल पूर्ण प्रतियोगिता, ये दोनों जो देख रहे हैं ना, ये दोनों में बड़ी होती है, तो इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 है कि एकाधिकार प्रतियोगिता की धारणा को दिया, एकाधिकृत प्रतियोगिता की धारणा को दिया, ये कौन दिया है, हिक्स दिया है, चैम्बरलिन दिया है, तो कौन दिया है, चैम्बरलिन दे दिया है। अगर पता है तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए, वैसे क्या होगा इसका आंसर, बी होगा। चलिए 41 है, संतुलन कीमत निर्धारक के घटक निम्नलिखित में कौन से हैं। बताइए कि क्या होगा इसका आंसर। देख रहे हैं ना, वस्तु की मांग और वस्तु की पूर्ति जो है ना, ये दोनों घटक है। चलिए 42 है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के लिए निम्नलिखित कौन सा कथन सही है। ये कथन पूछ रहा है, तो यहाँ तीनों कथन जो देख रहे हैं ना, ये तीनों कथन सही है। अगर इसका पीडीएफ चाहते हो तो कमेंट कीजिए, आपको पीडीएफ मिल जाएगा, व्हाट्सएप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए
निम्नलिखित में किसने कीमत निर्धारण प्रक्रिया में समय तत्व का विचार प्रस्तुत किया? क्या होगा इसका आंसर? पता है तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए कि किसने विचार प्रस्तुत किया। तो मार्शल महाराज है ना, ये विचार प्रस्तुत किए थे। चलिए 44 है कि साम्य कीमत का निर्धारण निम्न में किसके द्वारा स्थापित होता है? ये मांग या पूर्ति या ये भी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो जो निर्धारित होता है ना, ये मांग और पूर्ति दोनों के द्वारा निर्धारित होता है। क्या होगा इसका आंसर? सी होगा। चलिए 45 है, कीमत उस बिंदु पर निर्धारित होती है जहाँ, बताइए जहाँ क्या होना चाहिए? वस्तु की मांग और पूर्ति, वस्तु की पूर्ति बराबर हो। समझे? क्या होगा इसका आंसर? सी होगा। इसको स्टार कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? ये कथन सही पूछ रहा है, तो अब जितना कथन दिख रहा है ना, ये सभी कथन सही है। इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। तो चलिए हम आगे देखते हैं 47 क्वेश्चन नंबर। देखिए, व्यष्टि अर्थशास्त्र में सम्मिलित होती है। क्या सम्मिलित होती है? व्यक्तिगत इकाई की, छोटी इकाई या उपयुक्त सभी। तो इसमें है ना, व्यष्टि अर्थशास्त्र में ये सभी सम्मिलित होती है। चलिए, समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में किसका अध्ययन किया जाता है? बहुत ही क्वेश्चन है, पता है तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए। राष्ट्रीय आय, पूर्ण रोजगार, कुल उत्पादन, ये सभी का अध्ययन किया जाता है किस? समष्टि अर्थशास्त्र। चलिए 49 है, आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन के संदर्भ में अर्थशास्त्र को दो शाखा व्यष्टि और समष्टि में किसने विभाजित किया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये सब क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में भी रहता है। तो रैगनर फ्रिश महाराज जो है ना, ये जो है ना दो भाग में बांट दिए। क्या होगा इसका आंसर? सी होगा। क्या होगा? कौन बांटा? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 50 है मेरा, निम्न में कौन सी आर्थिक क्रियाएं अर्थशास्त्र के अध्ययन सामग्री के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है? कौन सी क्रिया? असीमित आवश्यकताओं या सीमित साधनों से जुड़ी। क्या होगा? ये दोनों होगा इसका आंसर। सीमित साधन यानी कि सी होगा। चलिए 51 है मेरा, सीमित साधन एवं असीमित आवश्यकता का विचार किसने दिया? किसने दिया इसका विचार? तो रॉबिन्स महाराज दिए। निम्नलिखित में कौन सा स्टॉक है? संपत्ति, बचत, निर्यात या लाभ? बताइए इसका आंसर। संपत्ति जो है ना मेरा स्टॉक है। क्या है? ये होगा। चलिए समष्टि अर्थशास्त्र अध्ययन है। समष्टि अर्थशास्त्र अध्ययन है, किसका अध्ययन है? पता है तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए। तो ये देख रहे हैं ना, पूर्ण रोजगार, समग्र कीमत, सकल राष्ट्र, ये तीनों का अध्ययन है। तो क्या होगा इसका आंसर? डी होगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 54 है मेरा कि चक्रीय प्रवाह के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन शामिल है? वास्तविक प्रवाह, मौद्रिक प्रवाह, ये भी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो देख रहे हैं ना, ये दोनों शामिल हैं। समझ गए? क्या होगा इसका आंसर? 54 का क्या होगा? 54 का होगा मेरा सी होगा। ए भी दोनों। चलिए 55 है, प्राथमिक क्षेत्र यानी प्राइमरी सेक्टर में सम्मिलित होता है कृषि, खुदरा व्यापार, लघु उद्योग या इनमें से सभी? इनमें से सभी। तो क्या होगा? तो इनमें से जितना देख रहे हैं ना, ये तीनों प्राइमरी सेक्टर में शामिल है। चलिए, एक चतु क्षेत्रीय या खुली अर्थव्यवस्था में संतुलन की शर्त है। क्या शर्त है? पता है तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए। वैसे तीनों जो ऑप्शन देख रहे हैं, तीनों इनमें से सभी होगा। इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं कि एक लेखा वर्ष में किसी देश के घरेलू सीमा में सभी उत्पादकों द्वारा जितनी भी अंतिम वस्तु और सेवा का उत्पादन होता है जिसमें मूल्य शामिल होता है, उनकी बाजार कीमत के योग को कहा जाता है। बताइए क्या कहा जाता है योग को? अगर पता है तो कमेंट कर दीजिए। उसको बोलते हैं जीडीपी, मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्जिनल प्रोडक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 मेरा, जीएनपी एमपी इक्वल टू होता है। क्या होता है? तो जीएनपी एमपी माइनस घिसावट होता है। 58 का आंसर मेरा क्या होगा? ए होगा। चलिए 59 है कि एनडीपीएफसी इक्वल टू क्या होगा? क्या होगा? तो जीएनपी माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस आर्थिक सहायता होगा। चलिए 60 है कि राष्ट्रीय आय का मापन निम्नलिखित में किस विधि से किया जाता है? उत्पादन विधि है, आय विधि है या व्यय विधि है? तो किस विधि द्वारा किया जाता है? तो ये सभी विधि द्वारा जो है ना, क्या होगा इसका आंसर? डी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं कि एक अर्थव्यवस्था में कौन सा क्षेत्र सम्मिलित रहता है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। तो बताइए इसका आंसर, आराम से कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। आप सभी जानते होंगे ना कौन सा शामिल होता है। तो ये सभी होगा। क्या होगा इसका आंसर? डी होगा। चलिए तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन सी सेवाएं सम्मिलित होती है? तो आप जो तीनों सेवा देख रहे हैं ना, ये तीनों सेवाएं तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत नहीं, तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत सिर्फ संचार की सेवा सम्मिलित होती है। चलिए आगे देखिए, वस्तु विनिमय प्रणाली की आवश्यक शर्तें कौन सी है? अगर पता है तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए कि इसकी जो आवश्यक शर्तें कौन कौन सी है। तो इसका तीनों शर्त जो देख रहे हैं ना, इसका आंसर क्या होगा? तीनों होगा। ये तीनों शर्त। चलिए 64 क्वेश्चन है मेरा कि वस्तु विनिमय प्रणाली की निम्नलिखित में कौन सी कठिनाई है? ये कठिनाई पूछ रहा है। तो कठिनाई से कौन है ना, ये जितना ऑप्शन देख रहे हैं सारे दोहरे संयोग का वस्तु विनिमय, ये सभी कठिनाई थे। तो इसका भी आंसर क्या होगा? डी होगा। वीडियो ज़्यादा लॉन्ग नहीं बने इसलिए डायरेक्ट आंसर पे आ रहे हैं। क्वेश्चन 65 है कि निम्नलिखित में किसके अनुसार मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर समस्त अर्थ विज्ञान चक्कर लगाता है? ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सब कंपटीशन एग्जाम में भी रहता है। तो मार्शल जी के अनुसार, मार्शल ही ने परिभाषा दिए हैं कि अर्थशास्त्र क्या है? तो अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। एकदम शॉर्टकट में डिफिनेशन है, आराम से आपको 5 नंबर का है तो 5 नंबर है, 2 नंबर का 2 नंबर मिल जाए। चलिए, जनता का बैंक कौन सा है? तो बताइए कि इसका आंसर क्या है? तो व्यापारिक बैंक जो है ना, वो जनता का बैंक है। क्या होगा इसका आंसर? ए होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 है, व्यापारिक बैंक से प्राथमिक कार्य निम्नलिखित में कौन से हैं? ये जितना देख रहे हैं ना, ये सभी इसका प्राथमिक कार्य। क्या होगा इसका आंसर? तो डी होगा, उपयुक्त सभी। चलिए, व्यापारिक बैंक स्वीकार की जाने वाले प्रमुख जमाएं कौन कौन सी हैं? अगर पता है तो कमेंट कर दीजिए। इसका भी होगा, चालू जमा लेगा, बचत लेगा, सर्वाधिक जमा लेगा, उपयुक्त सभी। तो इसका भी आंसर रहेगा ना, इसका भी आंसर डी आएगा। चलिए आगे देखते हैं अपना 69 है। क्वेश्चन नंबर 69 है
कि भारत का केंद्रीय बैंक निम्नलिखित में कौन सा है। बताइए कि भारत का जो केंद्रीय बैंक है कौन सा है। तो आप सभी इसका आंसर कमेंट करके बता दीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। आप लोग सब कमेंट कीजिए। चलिए, केंद्रीय बैंक के निम्नलिखित में कौन सा कार्य है। नोट निर्माण का अधिकार है, सरकार बैंक का है, विदेशी या उपयुक्त में से सभी। अगर पता है तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए। तो इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। लाइव चैट ऑन है तो लाइव चैट में आप लोग चैटिंग कर सकते हैं, आंसर कमेंट कर सकते हैं वहाँ भी। चलिए, निम्नलिखित में कौन सा साख नियंत्रण का परिणात्मक उपाय है। बताइए कि 71 का जो आंसर होगा ना वो क्या होगा, तो नैतिक दबाव होगा। क्या होगा, बी होगा इसका आंसर। इसका पीडीएफ मिल जाएगा, आप लोग टेंशन मत लीजिए। इस क्वेश्चन को तो वेरी इंपॉर्टेंट ही कर लीजिए, इस वेरी इंपॉर्टेंट है कि नरसिम्हा समिति निम्नलिखित में किससे है। नरसिम्हा समिति जो है ना वो किससे संबंध रखता है, तो आप सभी जानते होंगे बैंकिंग सुधार से। चलिए, क्वेश्चन नंबर मेरा 673 है, सार्वजनिक क्षेत्र के कमजोर बैंक के पुनर्जीवन एवं उनकी पुनर्संरचना हेतु निम्नलिखित में किस समिति का गठन हुआ था। वर्मा समिति का, गायपुरिया समिति, रेखा समिति या किस समिति, तो वर्मा समिति का गठन हुआ था। चलिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने पहली बार निजी क्षेत्र में नए बैंक को लाइसेंस जारी करने के लिए दिशा निर्देश घोषित किया था। ये सब क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में भी रहता है, इसलिए इस सब क्वेश्चन को तो वेरी इंपॉर्टेंट एंड स्टार ही कर लीजिए। तो इसका आंसर क्या होगा, ये होगा 22 जनवरी 1993 को होगा। क्या होगा, ये होगा इसका आंसर। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 75 है कि पूर्ति स्वयं की मांग सृजन है। क्या होगा इसका आंसर कि पूर्ति स्वयं मांग का सृजन करते निम्नलिखित में किसने प्रतिपादित किया। यहाँ भी डिफिनेशन ही पूछ रहा है कि जो इसका डिफिनेशन कौन दिया था, तो ये जेबी से महाराज है ना, यही कहते कि पूर्ति जो है स्वयं मांग का सृजन करती। इसका आंसर क्या होगा, ये होगा। चलिए, किन्स का रोजगार सिद्धांत निम्नलिखित में किस पर निर्भर करता है। इसको तो वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी स्टार्ट कर लीजिए। तो प्रभावपूर्ण मांग पे जो है ना किन्स का रोजगार सिद्धांत निर्भर करता है। इस क्वेश्चन को भी स्टार्ट कर लीजिए। चलिए, 77 है, एपीसी प्लस एपीएस इक्वल टू क्या होगा। अगर इसका आंसर आपको आता है तो कमेंट कर दीजिए। वैसे इसका जो आंसर होगा ना 1 होगा। क्या होगा, 1 होगा। चलिए, ट्रेटेड इकोनॉमिक्स पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक जो है ना वो कौन है। इस सब क्वेश्चन को वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए, ये सब क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम भी रहता है। कौन है इसके लेखक इस बुक के, तो जेबी से जो महाराज है ना वही जो लेखक इस बुक के भी। चलिए, 79 क्वेश्चन नंबर मेरा है कि किन्स रोजगार सिद्धांत निम्नलिखित में किस पर निर्भर करता है। प्रभावपूर्ण मांग पर या किस पर, तो प्रभावपूर्ण मांग। इस क्वेश्चन को रिपीट कर दिया, इसको भी स्टार्ट कर लीजिए। चलिए, किन्स के सिद्धांत का संबंध है प्रभावपूर्ण मांग प्रवृत्ति से या फिर उपभोक्ता प्रवृत्ति से, इनमें से सभी। ये जो है ना सभी संबंध रखता है। चलिए, यदि एम पी इक्वल टू 0.5 हो तो के का गुणांक होगा। तो ये सब क्वेश्चन सॉल्व करने वाला है, इसलिए सब पे ज़्यादा टाइम मत वेस्ट कीजिएगा। तो इसका आंसर सॉल्व कीजिएगा तो 2 आएगा। क्या आएगा, 2 आएगा। चलिए हम आगे देखते हैं। 82 रोजगार सिद्धांत के जन्मदाता है। चलिए बताइए कि रोजगार सिद्धांत के जो जन्मदाता है ना वो कौन है। अगर पता है तो कमेंट करके बताइए कि रोजगार सिद्धांत के जन्मदाता। तो काहन जो है ना वो रोजगार सिद्धांत के एमपीसी का मान होता है। बताइए क्या होगा, एमपीसी का मान जो होता है ना 0 से अधिक किंतु 1 से कम होता है। इसको भी स्टार्ट कर लीजिए। क्या होगा इसका आंसर, तो सी होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 84 है, यदि अर्थव्यवस्था में आय का संतुलन स्तर पूर्ण रोजगार के स्तर पर पहले निर्धारित हो जाता है तब इसे कहा जाता है न्यून मांग की दशा, मांग की अधिक या आंशिक मांग की दशा, या इनमें से कोई नहीं, तो न्यून मांग की दशा कहते हैं। क्या होगा इसका आंसर, तो ए होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर मेरा 85 है, न्यून मांग की निम्नलिखित तो कौन सी विशेषता है। कौन सी विशेषता है, तो सामूहिक। इसका ए भी जो देख रहे हैं ये दोनों विशेषता है। समझ गए, तो इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 86 है कि न्यून मांग के उत्पन्न होने के निम्नलिखित तो कौन कारण है। कौन सा कारण है, तो इसका कारण पूछ रहा है, कारण बताइए। तो ये तीनों कारण जो देख रहे हैं ये तीनों कारण है। इसको भी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार्ट कर लीजिए क्योंकि ये सब क्वेश्चन सब्जेक्टिव में भी रह सकता है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 है कि राजकोषीय नीति के अंतर्गत निम्नलिखित में किसे शामिल किया जाता है। किसे शामिल किया जाता है पता है तो कमेंट करके बताइए कि राजकोषीय नीति के अंतर्गत ना किसे शामिल किया जाता है। तो ऑप्शन ये देख रहे हैं ना, सार्वजनिक व्यय, कारोबार, क्या होगा, ये सभी को शामिल किया जाता है। क्या होगा, तो डी होगा। चलिए, केंद्रीय बैंक अर्थव्यवस्था में आर्थिक स्थिरता प्राप्त करने के लिए मौद्रिक नीति द्वारा निम्नलिखित में किसे नियंत्रित करता है। किसे नियंत्रित करता है, तो ये जो है ना मुद्रा पूर्ति, ब्याज पूर्ति और मुद्रा की उपलब्धता, ये सभी को नियंत्रित करता है। चलिए, 89 क्वेश्चन में मेरा गुणांक साख नियंत्रण के अंतर्गत निम्नलिखित में किसे शामिल किया जाता है। ऋण की सीमांत आवश्यकता में परिवर्तन, साख राशनिंग, प्रत्यक्ष कार्यवाही या उपयुक्त में से सभी। तो क्या होगा भी इसका आंसर, डी ही आ रहा है खाली, उपयुक्त सभी। चलिए, भारत का वित्तीय वर्ष है, इसका तो आंसर कमेंट करके बताइए क्योंकि क्वेश्चन अकाउंट से भी रहेगा। तो इसका आंसर नहीं बताएंगे आप, इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए, कमेंट करना मत भूलिएगा, इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा। अगर नहीं आता तो कमेंट कीजिएगा, वहाँ इसका आंसर बता दिया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 91 देखते हैं कि सरकार के कर राजस्व के अंतर्गत निम्नलिखित तो कौन शामिल है। बताइए, सरकार के कर राजस्व के अंतर्गत जो है ना वो कौन शामिल है। अगर पता है तो कमेंट कर दीजिए। तो इसे देख रहे हैं ना, आयकर, निगम कर, सीमा शुल्क, ये सभी है ना उपयुक्त में से ये सभी शामिल है। चलिए, क्वेश्चन में मेरा 93 है कि विदेशी विनिमय दर का निर्धारक होता है कहाँ से। विदेशी विनिमय दर का जो निर्धारक होता है विदेशी करेंसी की मांग से, विदेशी करेंसी या फिर किससे निर्धारित होता है। अगर पता है तो कमेंट करिए जल्दी से। तो विदेशी विनिमय बाजार में मांग की पूर्ति द्वारा।
ठीक है, टेंशन मत लीजिए, आप सबको इसका PDF मिल जाएगा, आपको वहाँ से आंसर मिल जाएगा एक एक। चलिए, विदेशी विनिमय बाजार के रूप हैं हाजिर या चालू वायदा, ये क्या होगा? 94 का आंसर पता है तो कमेंट कर दीजिए क्या होगा। ए भी दोनों होगा, हाजिर या चालू बाजार और वायदा बाजार। चलिए 95 है, विदेशी विनिमय दर निर्धारण होता है सरकार द्वारा। मोल, ये तीनों दिख रहे हैं, विश्व बैंक, तो तीनों के द्वारा जो होता है ना विदेशी विनिमय दर का निर्धारण होता है। चलिए 96 है मेरा, विदेशी भुगतान। देखिए, भुगतान संतुलन निम्नलिखित में कौन सी विशेषता है? बताइए कौन सी विशेषता है? क्रमबद्ध लेखा, निश्चित समय व्यापक, तो ये होगा उपयुक्त सभी। चलिए, चालू खाते की निम्नलिखित में कौन सी मध्य है? ये चालू खाता का आइटम्स पूछ रहा है, ये तो अकाउंट्स का क्वेश्चन लग रहा है। क्या होगा? दृश्य मध्य, पर्यटकों का खर्च, दृश्य मध्य, ये सभी। इसका आंसर जो होगा ना उपयुक्त सभी होगा। क्या होगा? तो डी होगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 98 है, 98 सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान से देखिए और ये आंसर भी है। आप इस दोनों का आप कमेंट करके बताइएगा इस सबका आंसर क्या होगा। पूंजी खाते के अंतर्गत निम्नलिखित में किसे शामिल किया जाता है? इसका आंसर आप कमेंट कीजिए। भुगतान शेष घटक है, इसका भी कमेंट कीजिए। व्यापार संतुलन का अर्थ होता है पूंजी को से लेने, इसका भी कमेंट कीजिए। एंड अगर आप लोग चाहते हैं कि सब्जेक्टिव का भी आंसर अपलोड किया जाए तो कमेंट कीजिए, आपको वहाँ सब्जेक्टिव का भी आंसर कर दिया जाएगा। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए एंड सपोर्ट कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।